खबर भागलपुर से है, जहां पर जिला के सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी जनसुराज पार्टी के इंजीनियर राकेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम बदलने तक की नौबत आ गई है। राकेश कुमार ने दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस तरह के गर्मी में आप लोग हमारे आवास पे आए हैं और आज के एजेंडा को लेके जो मुख्य बिंदु है उस पर मैं चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी ने जिस तरह के गंभीर आरोप एनडीए शासनकाल में कुछ बड़े नेता पर लगाया है, उसके लिए जिस तरह से एनडीए के नेता और खास करके भाजपा का नेता बौखलाया हुआ है, उसी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। आप तमाम पत्रकार बंधु से यह आग्रह है कि इसको इस तरह से आप लोग चलाइए कि समाज में जो चाल चरित्र और चेहरे की बात भाजपा कर रही है, उस चाल चरित्र और चेहरे को उजागर किया जा सके। बहुत बहुत पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पीसी के लिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन, मैं उसका जवाब दूँगा। सर, एनडीए की तरफ से जो है ये बार बार कहा जा रहा है, उनके मंच से भी ये आवाज़ होते जा रहा है कि एनडीए में हर जितने भी प्रत्याशी हैं वो अच्छे छवि के लोग हैं। इसके बारे में सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात ये है कि मुख्यमंत्री के राइट हैंड, मुख्यमंत्री के सबसे करीबी माने जाने वाले अशोक चौधरी का मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, और शेष जितनी भी चीज़ें हैं किस्त वाइज हमारे नेता प्रशांत किशोर जी उसको जारी कर रहे हैं और वो जारी करते रहेंगे। लेकिन जिस तरह की बौखलाहट एनडीए में आ रही है और जिस तरह की भ्रष्टाचारी हुई है इस विगत 20 साल में, तो इस पे प्रकाश डालने की मुख्य बातें हैं कि भाई किस तरह से समाज को बेवकूफ़ बना के चाल चरित्र चेहरा का बात करके भाजपा ने जिस तरह से लोगों को ये किया है, डैमेज किया है, उसकी बातें आज मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अशोक चौधरी एक नेता है जो सर्वदलीय नेता है। उनकी बेटी सांबाबी चौधरी एलजेपी से सांसद हैं, और मैं उनके बारे में बता दूं, उन्होंने विगत 2 साल में 200 करोड़ रुपए की ज़मीन की खरीद बिक्री की। एक उनके पीए हुआ करते थे योगेंद्र दत्त, उनके नाम पर उन्होंने 34 लाख रुपए में एक ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 2019 में दत्त साहब ने वो संपत्ति उनके पुत्री संभवी चौधरी के नाम पर ट्रांसफ़र किया, जिसके बारे में हमारे प्रणेता बता चुके हैं। मैं उसके पूरे व्याख्यान में नहीं जाना चाहूँगा। उसके बाद लोजपा से उन्होंने टिकट लिया, जिसके लिए मेरे प्रणेता ने बोला था कि उनको टिकट खरीद के दिया गया, वो भी आरोपें लगी थी उन पर, और आज तक वो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। और जब भी वो लोग बोलते हैं तो अपने मुंह से जहर निकालते हैं। तो जिस तरह से हमारे बिहार में लालू जी के ऊपर भ्रष्टाचारी का आरोप लगा, लालू जी ने अपना सजा काटा, आज वो चुनाव लड़ने से वंचित हैं, उन्होंने तो सजा काट लिया, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आज तक किसी तरह का अल्टीमेटम या नोटिस दिया गया। अशोक चौधरी ने जब दत्त साहब से 34 लाख की संपत्ति अपने परिवार के नाम पे लौटाया, तो इनकम टैक्स ने, जब संभवी चौधरी चुनाव लड़ने के बाद इनकम टैक्स ने नोटिस किया कि वो ज़मीन 34 लाख की थी और आपने अपने हलफनामे में 10 लाख रुपये भरा है। तो उसके बाद 27 अप्रैल 2025 को पुनः अशोक चौधरी के द्वारा दत्त साहब को 25 लाख रुपए की उन्होंने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। एक ट्रस्ट है, मानव वैभव विकास ट्रस्ट, तो हमारे प्रणेता ने बोला है कि उनके साथ क्या संबंध है। उस ट्रस्टी को भी आग्रह किया है, क्योंकि वो जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति का है, तो उनसे भी उन्होंने आग्रह किया है कि ट्रस्ट बताए कि किस तरह से इनके साथ लेन देन हुई है। ये अशोक चौधरी की कहानी है। दूसरे चाल चरित्र की बात करने वाले एक नेता हैं संजय जायसवाल। वो रहने वाले हैं छावनी के, जो बेतिया डिस्ट्रिक्ट में है। उनका एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप के सामने से एक फ्लाईओवर बननी थी, जिसको संजय जायसवाल ने रोकवाया।
अपने ताकत से रोकवाया और बाद में उन्होंने एक मीटिंग करके एक बोर्ड लगाया कि ये बिहार सरकार के द्वारा किसी कारणवश निलंबित है वर्क और उस काम को बंद किए हुए है, ये बोर्ड लगाया। लेकिन उसी समय के नगर अध्यक्ष थी एक गरिमा देवी शिकारिया, जिसने विभिन्न मीटिंगों के द्वारा ये चीज पत्र के माध्यम से लिखा है कि उस पेट्रोल पंप पे काफ़ी तेल का घालमेल हुआ। ये जो हमारे संजय जायसवाल जो कॉलर वाले नेता हैं वो लोग डीजल में भी अपना आमदनी ढूंढे हैं। 25 लीटर तेल बेचते थे और 50 लीटर का बिल बनता था, ना जाने उसका पैसा कहाँ जाता था। हमारे प्रणेता निश्चित रूप से वो प्रत्येक दिन बारी 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 किस्त निकालेंगे और ये लोग जितना अपना हैकड़ी दिखा रहे हैं सबों की हैकड़ी बंद हो जाएगी। तो ये था संजय जायसवाल का चाल चरित्र का चेहरा। अब आ जाइए दिलीप जायसवाल साहब। एक सिख का कॉलेज है किशनगंज में, आप लोग जानते हैं। उसको अनेकों माध्यम से एक राजेश शाह है जिनका हत्या का आरोप दिलीप जायसवाल पे लगा। उस केस में वो बरी हो गए हैं या नहीं हुए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन उसकी माँ और बहन, अभी भी राजेश शाह की माँ और बहन अपने इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है और दिलीप जायसवाल पे अपने आरोप को साबित करने के लिए कह रहा है। तो हमारी पार्टी कोर्ट में गई है, पिटीशन फाइल हुआ है। जल्द ही दिलीप जायसवाल के बारे में भी कुछ बातें आएगी। और दिलीप जायसवाल साहब ने अशोक चौधरी को ऐसा रिकॉर्ड में दिखाया गया है कि 25 लाख रुपए द्वारिका में जो उन्होंने 25 लाख रुपए मंगल पांडे साहब को द्वारिका में कोविड के दरमियान 25 लाख रुपए का राशि दिया था, जिसका अकाउंट नंबर था 499001489 में 212 करोड़ रुपया जमा किया गया। 2019-20 में 1481,9 पीएनबी बैंक का अकाउंट है। ये सारे अकाउंट और साक्ष्य के साथ हमारे प्रणेता ने इस चीज़ को सबके सामने रखा है और निश्चित तौर पे दूसरी किस्त जारी होगी। और जिस तरह से हम तो ये मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहेंगे, जिस तरह से उनकी छवि रही है, और हम नीरज साहब का जो उनके मुख्य प्रवक्ता हैं उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने इस बात को रखा है कि नीतीश कुमार की पार्टी है, यहाँ जीरो टॉलरेंस की काम होगी। तो निश्चित रूप से नीरज साहब धन्यवाद के पात्र हैं। तो अशोक चौधरी को सामने आके जवाब देना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने बनाया वो कैसे बनाया। और मैं मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहूँगा कि अशोक चौधरी को अविलंब पार्टी से निकाल दिया जाए। अब हमारे भाजपा के नेता तथा कथित हमारे डिप्टी सीएम, उनके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। मैं एकदम थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा। उन पर भी बहुत सारे आरोप हैं, बार बार वो नाम और अपना उम्र बदलते रहे। ऐसा उन्होंने क्यों किया, इस चीज़ के बारे में भी उनको बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग 243 सीटें बिहार में हैं, 243 के 243 चुनाव लड़ रहे हैं। कितने सीट लाने की संभावनाएं हैं? हम लोग इतने सीट पे तो जरूर जीत जाएंगे जहाँ से हमारी व्यवस्था बन जाए, जनस्वराज की व्यवस्था बन जाए और लोगों का एक्सेप्टेंस जनस्वराज के प्रति बढ़ा है और समाज हाथों हाथ जनस्वराज को ले रहा है। आप लोगों ने भी देखा है, क्षेत्र में आप लोग जाते हैं और मीडिया कवर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि किस तरह से जनस्वराज के प्रति लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और हमारे प्रणेता प्रशांत किशोर जी एड़ी चोटी एक करके जनता को समझाने में लगे हुए हैं कि एक बार व्यवस्था परिवर्तन करके देखिए ताकि समाज का कुछ भला हो सके। जनस्वराज की एजेंडा क्या है? अगर जीतने के बाद पहला आपका विजन क्या रहेगा सर? एजेंडा क्या? अगर जनस्वराज की पार्टी अगर बिहार में आती है और जिस तरह का यहाँ पर लहर चल रहा है पूरे बिहार में और बदलाव की जो बहर यहाँ पर चल रही है, अगर आपकी सरकार यहाँ पर बनती है तो किस तरह का आप कार्य करेंगे? आपकी क्या प्राथमिकता होगी? जनस्वराज की मैं अपनी प्राथमिकता बाद में आपको बताऊंगा। जनस्वराज के जो 5 एजेंडे हैं, 5 एजेंडे में मुख्य एजेंडा है कि पलायन कैसे रोका जाए। तो कई बार हमारे प्रणेता का आप लोग पीसी सुनते होंगे, भाषण सुनते होंगे, तो वो स्पष्ट, हम लोग कोई भी बात करते हैं तो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह लेके ही बात करते हैं। तो हमारा पलायन कैसे बंद होगा, इस पर भी हम लोगों के पास एक रोड मैप है। जिस तरह से हमारे पैसे के पलायन को हम यदि बंद कर देंगे तो हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगी और हमारे यहाँ पलायन बंद हो जाएगा। दूसरा है कि आज जो हम लोगों के दबाव में आके नीतीश कुमार जो आज
15-20 साल से 400 रुपये पेंशन दिया करते थे। हम लोगों के दबाव में आके वो लोग उसको 1100 रुपया किया, लेकिन जनस्वराज अपने जगह पे अडिग है। जिस दिन जनस्वराज की सरकार बनी, सभी वृद्धा, सभी विकलांग, सभी हमारे विधवा बहनों को वो पेंशन 2000 रुपया कर दिया जाएगा। इसके लिए हमारे प्रणेता ने बोला भी है कि हम लोग स्पेशल मंत्रालय का गठन करेंगे जो यही सब कार्य देखेंगे। जो ऋण की बातें हो रही है, आप लोग अभी बंधन बैंक वाले को देख रहे हैं, 52 सप्ताह मतलब 1 साल। 1 साल तक जिस तरह से हमारे ग्रामीण परेशान रहते हैं उस बंधन बैंक वाले के चक्कर में या 10 टकिया हेल्थ सर्विस वाले ग्रुप के चक्कर में, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग सस्ते ऋण की दर की बात कर रहे हैं कि 5 लाख तक का लोन सरकार आपको देगी और 4% ब्याज पे देगी। उसमें 4% पर कोई बैंक हमें पैसा देगी नहीं, वो जो और 10% का खर्च आएगा वो जनस्वराज अपनी तरफ से देगा। जो बच्चे हमारे अभी पढ़ रहे हैं कॉन्वेंट में या गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति जब सुधरेगी तब सुधरेगी। तत्काल हम लोग एक परिवार लाभार्थी कार्ड बना रहे हैं, उसके माध्यम से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने बच्चे 6 साल से 15 साल के हैं जो अच्छे स्थिति में नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कॉन्वेंट में पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है। वो पैसा जनस्वराज की सरकार बनी, व्यवस्था बनी, तो वो तुरंत उस परिवार को 1000 रुपये की लाभ मिलनी शुरू हो जाएगी ताकि वो अपने बच्चे को किसी कॉन्वेंट में पढ़ा सके। तीसरी बातें हैं कि मनरेगा से किसानों को जोड़ना, जो मुख्य चीज़ है। आज किसान को लेबर नहीं मिलने की वजह से वो नकदी फसल की खेती नहीं करती है, तो हम लोग इस तरह से अपने किसानों को प्रमोट करेंगे जो आय वाला खेती करे, वो सब्जी लगावे, वो कोई कैश क्रॉप्स लगावे जिसमें उसको पैसा आवे, धान चावल से वो हटे। अभी लेबर के अभाव में ये चीज़ें रुकी पड़ी है। निश्चित रूप से जब जनस्वराज का व्यवस्था बनेगा तो किसानों को मजदूर मिलेगा और मजदूरों को उसका समुचित दाम मिलेगा। जो आज घालमेल चल रहा है ये घालमेल खत्म हो जाएगा। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये तीनों का ये अवसर यहाँ पर प्रोवाइड करेगी आपकी सरकार अगर बनती है बिहार में। बिहार। अब मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे बारे में तो परिचय देना आप लोग जानते ही हैं, क्षेत्र के ही हैं सब। मैं NHAI में पदस्थापित था। मेरे पिताजी इस समाज के बहुत ही स्वीकार्य व्यक्ति थे। 15-16 पंचायत में घर घर से मेरा अभी तक रिश्ता चल रहा है उन्हीं की वजह से। 15-16 पंचायत में ना जाने वो वोट में कितनी तब्दील होगी मुझे पता नहीं, लेकिन हर घर से निमंत्रण, हर घर में बैठना, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि 15-16 पंचायत ऐसे हैं जिसमें मेरा घर घर से नाता है, घर घर में खाना पीना है, घर घर में बैठना उठना है। तो निश्चित रूप से समाज का इतना बड़ा एक्सेप्टेंस है, वो समर्थन भी हमें प्राप्त होगी और हमारे प्रणेता का जो विजन है वो भी मैं उस जनता तक पहुंचा रहा हूं। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बैग छाप का परचम इस सुल्तानगंज के धरती पर लहराएगा और हमारा जनता ही मिलके उसको इतनी %। भागलपुर से शहनवाज आलम की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।